जब 2 किताबें 3 किताबें पढ़ते हो तो आपको खुद ही पता होता है कि क्या सही है। फिर अगर कोई गलत पढ़ा रहा होता है तो आप वहाँ पकड़ लोगे कि ये मैंने किताब में तो ये पढ़ा था, फिर ये ऐसे कैसे बता रहा है, ये क्वेश्चन मैं आ जाइए आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी। मैं भी दिन में ना जाने कितनी कठिनाइयों से लड़ती हूँ, है ना? तो हमें ना हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी एक बहन का मैसेज है, आप सब शायद देखते ही होंगे, एक-दूसरे के मैसेज भी पढ़ते होंगे। तो मैं अलविदा ब्लॉग से कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए प्लीज़। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सबको टेलीग्राम का लिंक शेयर करूँगी। तो जिनको भी मेरे से पर्सनल बात करनी है वो मुझसे प्लीज़ अच्छे से यूज़ कीजिएगा। मैं आपको फ़ोन नंबर इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सेफ़ नहीं होती, लेकिन जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। जब मैं आपके साथ हूँ और फिर भी आप हिम्मत हारे, तो मेरे होने का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं वहाँ आपसे बात करूँगी। क्योंकि देखो, मैं भी अकेली हूँ। मेरे पास कितनी बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक ऐसा जॉब है जहाँ पर दिन में सुबह से रात तक काम होता है। एक नया सपना है कि कुछ और अच्छा अचीव करूँ। और इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ ऐसा स्टाफ़ है जो रात-दिन परेशान भी करता है। तो इन सब चीज़ों से लड़ के मैं भी कभी-कभी उदास होती हूँ, रोती भी हूँ, तो मैं भी अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी हम ये सोचे कि परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल होंगी, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मैं ससुराल में रहती थी तब मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख जाऊँगी तो मेरी थोड़ा सम्मान मिलेगा और हो सकता है मेरे दिन बदलें। लेकिन मैंने पढ़ाई की, उसमें मुझे समय लगा और जब तक मेरी जॉब लगी तब तक मेरा ससुराल छूट गया। मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचा जब जॉब लगेगी तब उस बीच में भी 4 साल अकेले गुज़ारा था ना, तब सोचा कि जॉब लगेगी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। और उस बीच कितना संघर्ष झेला होगा अंदाज़ा लगाइए, एक सिंगल लड़की जो तैयारी कर रही है और किस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, 2 बच्चों को साथ लेके कि उनको कहीं छोड़ा नहीं है बच्चों को। कैसे इंतज़ाम किया होगा अपने घर में अपने बच्चों के लिए हर चीज़ का, अंदाज़ा लगा के देखिए। क्या उससे बड़ा कुछ हो सकता है? और यकीन नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर बात करके देखिए, यूँ ही नहीं मेरा सम्मान सब करते हैं। कहते हैं कि ममता मैम सफलता सबको मिलती है, लेकिन आपने जिस तरह से सफलता पाई है वो बहुत कठिन था। तो कठिनता से लड़ना ही हमारी हिम्मत होनी चाहिए और बात-बात पे हम लेडी हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन इतनी औरत कमज़ोर नहीं है। औरत घर सँभालती है, औरत जन्म देती है, औरत प्रकृति का निर्माण करती है और औरत ही दुनिया की रखवाली करती है। तब औरत कमज़ोर क्यों है? ये तो हमें अपने आप से पूछना है क्योंकि मैं खुद भी कमज़ोर कभी-कभी जब पढ़ती हूँ तो इन सवालों को पूछती हूँ कि जब मैं अकेले दम पे अपने बच्चों को, खुद को ज़ीरो से उठा के यहाँ तक ले आई, तो क्या अब मैं कमज़ोर पड़ूँ? बिल्कुल भी नहीं। और क्या मैं अपनी बहनों को कमज़ोर पड़ने दूँ? ये भी नहीं हो सकता। तो आप कमज़ोर ना पड़िए, अपने आप को हिम्मत दीजिए। मेरे साथ जुड़े आप सभी, जिसमें रेशमा मैम हैं, दिनेश यादव हैं, कृष्णा शुक्ला हैं और कुछ लड़कियां अपने भाई या हस्बैंड की आईडी से मेरे साथ हैं। अलबेला ब्लॉग्स हैं, रामा पांडे हैं और अंशु शुक्ला मैम हैं, अंकिता झा मैम हैं, सूर्य यादव हैं, सृष्टि हैं, है ना? अनु शुक्ला और मतलब आप सब लोग इतने अच्छे से मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो फिर इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को। नीरज माथुर हैं, है ना? अनीता रावत हैं, अंकिता गिरी हैं
और रमा पांडे जी, आपके मैसेजेस भी मुझे बहुत पॉजिटिवली मिलते हैं। मनीषा हैं, वो मुझे बहुत, तनु है, मतलब मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। प्रिंसी यादव हैं, आराध्या हैं, है ना, तनु सिंह और हेमलता, प्रियंका और यश यादव सर, आपका भी धन्यवाद। रामा राम बाबू सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी मिश्रा, विश्वास, है ना, मिश्रा, विश्व मिश्रा। तो देखो, इतने सारे लोग हमारे परिवार में, हमारा ग्रुप है, तो कोई एक को भी दुख होगा तो हम सबको दुख होगा। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताइए। मैं कुछ नहीं कर सकती तो आपको हिम्मत तो दे ही सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद उन्हीं रास्तों पर चलकर यहाँ पे पहुंची हूँ। अच्छा, और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और मुझसे कभी एक सवाल कोई पूछ रहा था कि क्या टेलीग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? तो देखिए, टेलीग्राम ने मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि टेलीग्राम के भी दो रूप हैं। एक तो वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। टेलीग्राम बहुत खतरनाक भी है, इसलिए आप सबको टेलीग्राम से बच के भी रहना है। जो भी आप लोग नए टेलीग्राम पे आ रहे हैं या पुराने भी हैं, तो अपनी सिक्योरिटीज को चेक करिए। सेटिंग्स में जा करके सबसे पहले तो अपनी वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और ये सब बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि कॉल करने के लिए हमारे पास और भी सोर्सेज हैं जो हमारे पर्सनल हैं, वहाँ से हम कॉल करेंगे। टेलीग्राम की सेटिंग्स को सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी स्टडी में। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चैनल्स को सर्च कीजिए, और एक हिंदी चैनल है कृष्णा सर का, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे जैसे ही मिलेगा ना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, और श्रेयान सर के ग्रुप के भी मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। ये 3 चैनल जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी की तैयारी के लिए हैं, क्योंकि मैं जब जुड़ी थी तब मैंने इन्हीं चैनलों पे तैयारी की थी। तब की तो खैर बात अलग है उस बैच की, और लेकिन अभी भी अच्छी तैयारी, अच्छे बैच चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कृष्णा सर का जो बैच होता है उसमें बहुत सारे बच्चे ऑडियो कॉल पर जुड़ते हैं। और देखिए, इसमें भी आपको अपने आप को खोजना है कि क्या मैं उससे कर पा रहा हूँ। मैं कृष्णा सर के बैच में बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाती थी, क्योंकि वहां पे मेरी भूमिका कम होती थी। वहां पे इतने सारे बच्चे होते थे कि मुझे ऐड होना था केवल सुनने के लिए, और वहां पे वो लोग कविता, उपन्यास, ये सब एक एक करके रीड करते थे। तो कभी ध्यान रहता था, कभी नहीं ध्यान रहता था, तो मैं कृष्णा सर के चैनल पे नहीं जुड़ पाई। लेकिन श्रेयांश सर के चैनल पे मैं कंटिन्यू रही, क्योंकि वहां पर मेरी भूमिका ज्यादा थी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, और इन सारी बातों के साथ साथ कई बच्चे अभी भी मुझे ये मैसेज करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं। तो उस पे भी मैं आप लोगों के लिए बात करूंगी आज। देखिए, जैसे यूपी जीडीसी का सिलेबस आया है, आपने तो देखा है ना वो कितना लंबा है। और उस सिलेबस में इतनी ज़्यादा, मतलब हिंदी का कोई भी टॉपिक उन्होंने नहीं छोड़ा है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जीडीसी का जो सिलेबस है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की, उनके लिए भी ये सब है। बस जीडीसी में थोड़ी सी चीज़ें प्लस कर दी हैं, उनको आप काट के अलग कर सकते हो। और दूसरा फ़र्क ये है कि जो जीडीसी का पेपर आएगा वो लोक सेवा आयोग की तरफ से आएगा, तो पूरा यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है, उसे बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म पड़ेंगे वो भी लाखों की संख्या में पड़ेंगे, और जिनसे आपकी टक्कर है वो सारे नेट क्वालिफाई है। दूसरा, जो जीडीसी एग्जाम में बैठेंगे वो ऑलरेडी किसी एडिड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं कई कई साल से। कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई पीएचडी डन किए हुए हैं, नेट तो सारे ही क्वालिफाई हैं। तो कितने बड़ी टक्कर है, और कई लाख संख्या में फॉर्म पड़ने वाले हैं। और मतलब सीट रहती है 50, 55, 85, 80, 100, 150 तक मात्र अगर मैक्सिमम हुई तो इतनी बड़ी टक्कर लेने की मतलब हिम्मत अगर आप में है तो आप बहुत बड़ी एक जॉब पा जाएंगे। अच्छा, ये बातें आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, अलर्ट करने के लिए है कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत भी करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे जीडीसी की तैयारी करनी है, या आपको जीडीसी की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर जनरल साइंस दिया हुआ है, जीके का पहला टॉपिक, ठीक है।
तो देखिए जैसे जनरल स्टडीज में जनरल साइंस है, ठीक है, तो साइंस के अंडर कितनी चीजें आ जाएंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर करने होंगे, तो उसको उस तरीके से तैयार करना है। अब करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इम्पोर्टेंस जो आपका हलचल चल रहा है वो सब पता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आप ये समझिए जो यूपीएससी वाले बच्चे तैयार करते हैं ना वो सारा तैयार करना है। और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आएंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। अब मान लो यहाँ पर आ गया साहित्य, हिंदी का देखो आप, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य। जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, वो मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा शुरू कहाँ से हुई, किस भाषा में हुई, कितने साहित्य इतिहास लिखे गए, उनका स्रोत क्या था। एक टॉपिक पकड़ लीजिए और इस टॉपिक को 3-4 जगह से तैयार कीजिए। कहाँ कहाँ से करेंगे आपको पता है कि साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, आप रामचंद्र शुक्ल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अनुक्रमणिका, वहां भी आपको मिल जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की भूमिका पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इतिहास लिखा है उसमें किन किन सोर्स को उसमें लगाया है, ऐड किया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने कंटेंट उठाया है। तो वो 12 किताबों को मान्यता देते हैं कि इन 12 किताबों के आधार पर मैंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरस्वती पांडे का कंटेंट हो गया आपको इस चीज के लिए, क्योंकि वो नोट्स के रूप में आपके पास उपलब्ध है, वहां से पढ़ लिया। और फिर उसके बाद यूथ कंपटीशन पे यही वाला टॉपिक लगाओ, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य इतिहास लेखन हो गया, यहाँ से कोई भी प्रश्न आए। अब थोड़ा सा आप अपने लेवल को चेंज करो, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को सिर्फ वन लाइनर में मत पढ़ो, इसको डिटेल पढ़ो कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए तो फिर उसको डिटेल पढ़ने से ये फायदा होगा कि अगर उस पे आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आजकल ट्रेंड बन गया है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें क्या होता है आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और ऊपर लिखा जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। अब ये कब ठीक होगा, जब आप इसको डिटेल से इसको पढ़ेंगे, तब हमारे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक होंगे। तो दोनों तरीके से हमें तैयारी करनी है, वन लाइनर भी हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे कि जो हमारे ABCD 4 ऑप्शन होंगे वो ठीक होंगे, और कॉन्सेप्ट बेस्ड हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो 4 कथन आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने तरीका समझाया आपको समझ में आया, प्लीज जरूर लिखना। अब आप लोग रिप्लाई भी बहुत कम दे रहे हो। जो मेरे रेगुलर मेरे साथी हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी वीडियो को देख के चले जाते हैं और मुझे रिव्यू नहीं मिलता, तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं आगे दूसरे दिन आपको क्या बताऊं। तो फिर इसलिए मुझे कमेंट करके लिखिए कि मेरा जो तरीका मैंने आपको समझाया वो कैसा लगा। तो टक्कर बहुत लंबी है एग्जाम्स में, और मुश्किल इतनी ज्यादा है कि आने वाले समय में अगर जॉब नहीं मिली तो जीवन गुजारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। प्राइवेट जॉब का तो बुरा हाल है, और दुनिया में ऐसी मारामारी इस समय हो रही है कि अपना जीवन बचाना, अपना जीवन सुख से चलाना बहुत मुश्किल हो गया है ना। लोग फ्रॉड का साथ दे रहे हैं, लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं। आप देख रहे हो रील में आजकल क्या क्या, मतलब लड़कियां और घरेलू महिलाएं जो कभी हमारे आइडल हुआ करती थी, आज मतलब क्या हाल बना लिया है रील पर अपना और अपने घर वालों का। तो और ये थ्योरिकल तैयार करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, नेट पर बहुत सारे उपलब्ध हैं और आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पर भी कई ऐप मिल जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि कोई गलत ना पढ़ाए। तो इसलिए, और आप गलत सही का अंदाजा कैसे लगा सकते हो, आप जब 2 किताबें 3 किताबें पढ़ते हो तो आपको खुद ही पता होता है कि क्या सही है। फिर अगर कोई गलत पढ़ा रहा होता है तो आप वहां पकड़ लोगे कि ये मैंने किताब में तो ये पढ़ा था, फिर ये ऐसे कैसे बता रहा है ये क्वेश्चन में, तो मुझे तो चीजें पता चल जाती हैं कहाँ पे गलत है। देखो मैं एक दिन दरियागंज गई थी, आपको पता है ना कि राजकमल प्रकाशन कितना बड़ा प्रकाशन है, हिंदी का बहुत बड़ा प्रकाशन है जो दरियागंज में स्थित है। वहां पर मैंने कुछ किताबें देखी, वहां पर मुझे एक किताब मिली किसी राइटर की, मैं पढ़ने बैठ गई, वो वन लाइनर थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुझे उसमें 3-4 मिस्टेक मिली। और मैंने वो किताब पढ़ के उनके सप्लायर को बताया कि सर देखो वो मेरे अच्छे मतलब जान पहचान के हैं, तो उनकी वजह से ही मैं वहां गई थी।
तो मैंने उनको बोला कि ये देखिए सर, इसमें तो ये सारा गलत लिखा हुआ है, इसका तो आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। वो हैरान हो गए और कह रहे मैम ताज्जुब है, आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता? मैंने कहा सर मैंने पढ़ा है ये सारा, इसलिए मुझे मालूम है इसका क्या आंसर है। तो इस तरीके की आपकी स्टडी होनी चाहिए कि आप किताबों में भी कमी निकाल दो, ठीक है? और ये मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब आप मेरी स्टडी को छूटे हुए साल भर से ज़्यादा हो गया है, तो फ़र्क पड़ गया है। लेकिन जिस समय मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था और जिस समय मैंने नेट क्वालीफ़ाई किया था, उस समय मैं तो पूरी डूब गई थी अपनी किताबों में और बहुत सारा कंटेंट मुझे याद था, बहुत सारा, पता नहीं कैसे। और मुझे पंक्तियाँ भी लगभग सारी पता रहती थी। तो इतना आपको भी करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी आसान नहीं है, लाखों लोगों में चुने जाते हैं आप, जिनको जॉब मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊँगी कि अपनी हिम्मत कभी मत हारिए। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की हिम्मत कमज़ोर पड़े, ठीक? क्योंकि मुझे पता है ना कि जब हम कमज़ोर पड़ते हैं ना, उसके बाद हमारा क्या हाल होता है। ना तो हम पढ़ पाते हैं, ना अपने जीवन को देख पाते हैं, ना हम खा पाते हैं ढंग से, ना हम किसी को खुशी दे पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सँभालिए, अपने आप को सँभालिए। कभी भी माइंड में ये मत सोचिए मुझसे होगा या नहीं होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन होगा, उस दिन शायद मेरी मेहनत अच्छी होगी, तब रंग लाएगी। जब तक नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी मेहनत में कुछ कमी है। तो मुझे अपनी मेहनत को इतना गहरा करना है, इतना गहरा करना है कि उसका रंग भी चोखा आए, मैं वहाँ से हिम्मत ना हारूँ। तो मैं ये क्यों सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ? मैं ये क्यों नहीं सोचती या सोचता कि मैंने क्या उस एग्ज़ाम की क्लियरिटी के लायक पढ़ पाया? क्या मैंने उतनी मेहनत, उतना समय दे पाया? अगर दिया होता, तो ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होता। तो इसलिए अपने आप को पहले एक घड़ा भी अगर पकाया जाता है और अगर वो आधा कच्चा रह जाए, ठीक से पक ना पाए, तो उसमें आप पानी भरेंगे तो वो फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको पकाने के लिए भी पूरा समय दिया जाता है। तो फिर हमारी स्टडी को थोड़ा समय क्यों? हमारी स्टडी को शॉर्टकट क्यों? इसलिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी मेहनत कीजिए कि चांस ही ना रहे एग्ज़ाम से बाहर होने के, ठीक है? बहाने बिल्कुल मत लगाइएगा, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, 2 दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे, 2 दिन जब तक हम उदास रहेंगे, वो 2 दिन का समय हमारा अगले दिन हमसे नहीं पूछेगा कि तुम बर्बाद क्यों हुए? में आ गया ना आपको, जैसे मान लीजिए बोर्ड के रिजल्ट होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चा बहुत बीमार था, बच्चे ने पढ़ा नहीं। ऐसे ही आपके एग्जाम आएंगे, वो ये नहीं देखेंगे आप गृहिणी हो, आप सिंगल हो, आपका बच्चा छोटा है, आप बीमार हो। वहां तो आप पेपर पे जो लिख देंगे वही आपकी किस्मत बदल देगा। और पेपर पे लिखने के लिए आपको ये सारे बहाने एक साइड रख के, मैं जानती हूँ इनमें दुख होता है, अगर दुख नहीं होगा तो फिर इसको संघर्ष क्यों कहेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको साइड रख के अपने आप को तपस्या में लगाना पड़ेगा। शरीर भी आपका काम नहीं कर रहा है, मन भी आपका दुखी है, परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना आप कर पाते हो, तो सफलता आपके हाथ में है। तो मुझे जो भी बच्चे बोलते हैं कि हमें ये परेशानी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये परेशानी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के इमोशनल हो जाती हूँ और मुझे ये लगता है काश मैं कुछ बदल पाती, है ना? तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वरना मैं ही डिमोटिवेट हो जाऊँगी, फिर आप सँभालिएगा मुझे। तो हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत से ही सब कुछ है, धैर्य से ही सब कुछ है, ठीक है? और इसके साथ ही तैयारी रेगुलर करते रहिए, किताबों से इतना प्यार करिए, इतना उसमें डूब जाइए कि आपको अपने दुःख दर्द, अपनी परेशानियाँ, अपना संताप नज़र ही ना आए। जब तक आप उस पे ध्यान रखेंगे, आपका किताबों में ध्यान नहीं लगेगा। और मैं जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे सबसे बड़ा सुकून मिलता है, ऐसे ही आप कीजिए। ये फेक नहीं है, करके देखिए। तो बस अपनी मेहनत पर लग जाइए और सबसे पहले अपना सिलेबस उठा लीजिए,
जो भी सिलेबस है, अगर छोटा सिलेबस है तो हाथ से लिख लीजिए, जीडीसी का थोड़ा बड़ा सिलेबस है तो आप प्रिंट करवा लीजिए। सिलेबस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी नोट्स बनाने के लिए आप नोटबुक रखते हैं उसमें सबसे पहले पेज पर आपका सिलेबस होना चाहिए। फिर पेंसिल उठाइए और पहले टॉपिक पे अंडरलाइन कीजिए, ये टॉपिक मुझे कवर करना है। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के डीप से तैयार कर लीजिए, फिर उस पे राइट लगा देना कि ये मेरा तैयार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अंडरलाइन कीजिए कि अब ये मुझे तैयार करना है। इस तरह से आपका सीक्वेंस बनता है और आपकी तैयारी को रिदम मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीके का भी तैयार कर सकते हो और आप हिंदी का भी तैयार कर सकते हो। मैं तो ऐसा ही करती थी। चलिए, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने इंटरव्यू के बारे में, जबकि हम अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों को नहीं बता पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना बताती हूँ उससे आप समझिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा दुख और परेशानियों से मैंने अपने आप को निकाला है, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपनी दुख और परेशानियों को इतना हावी मत होने दीजिए कि आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट आ जाए। ठीक है? इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, स्माइल करिए। प्लीज़ पहले स्माइल करिए। आप ये बताओ, मेरी वीडियो देखकर आपके चेहरे पे स्माइल आई या नहीं? स्माइल करिए, हिम्मत वाले बनिए। ठीक है? मेरी बहनें हैं आप, मेरे भाई हैं, तो स्माइल करिए और झंडा गाड़ना है, अपने आप को रोके यहाँ पे नहीं रखना है। तो इसी के साथ आप सभी खुश रहें, पढ़ते रहें और जल्द ही आपका सिलेक्शन आपके साथ हो, आपकी खुशियाँ आपके साथ हो। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, ओके? बेल बटन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।